11वीं के सभी छात्रों को मेरे YouTube चैनल हिंदी एंजॉय मंजीत सर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका हिंदी का लेक्चरर मंजीत कुमार। प्यारे बच्चों, YouTube के माध्यम से हमारी कुछ दिनों तक पढ़ाई चलेगी और इसमें पहला लेसन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, नमक का दरोगा। ये कहानी है और लेखक है इसके मुंशी प्रेमचंद। तो आज मैं आपको ये कहानी करवाऊँगा, ये आपको समझाऊँगा, आपने सिर्फ इसको सुनना है, ठीक है। और ये मैं आपको वायदा करता हूँ कि जब भी मैं लेसन तैयार करूँगा तो आपको ऐसा ही समझ में आएगा कि जैसे मैं क्लास में आपको बता रहा हूँ। आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप ध्यान से वीडियो को देखना है, सुनना है, उसको समझना है। बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक आप जो मेरा चैनल है हिंदी एंजॉय मंजीत सर, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि अब आगे की पढ़ाई हमारे यूट्यूब के माध्यम से ही चलेगी, ठीक है। जो भी कोई आपको दिक्कत आती है या कोई भी आपने कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कहानी, नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद, देखो मुंशी प्रेमचंद है हिंदी साहित्य के सबसे अच्छे कहानीकार रहे हैं। उससे अच्छा कहानीकार कोई नहीं रहा, इसी कारण से उनको जो कहानी सम्राट भी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। तो उनकी कहानी है नमक का दरोगा। आज हम इसका सार करेंगे। तो कहानी कब की है? कहानी अंग्रेजी शासनकाल की है, 1947 से पहले की है, जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। पहले क्या होता था कि लोग अपने जो समुद्र के किनारे जाकर वो नमक बना लेते थे या जैसे तैसे भी, लेकिन अब अंग्रेजी सरकार ने नमक को अब कहा कि अगर नमक बनाएगी तो केवल सरकार बनाएगी और सरकार नमक बनाकर बेचेगी, लोग उसको नहीं बना सकते। और इसलिए उन्होंने उस पर अगर नमक पर टैक्स लगा दिया और नमक का एक नया विभाग बना दिया, एक अलग विभाग बना दिया। लोग टैक्स से बचने के लिए चोरी छिपे नमक का कारोबार करने लगे। कुछ तो नमक बनाने लगे अपने लिए, कुछ नमक इतना कुछ लोगों ने नमक का बिजनेस ही छेड़ दिया गैरकानूनी तरीके से कि ताकि सरकार जो पैसा कमाए उस पैसे को हम कमा लें और हम उस नमक को बेच के, लेकिन था तो वो गैरकानूनी। और उसी के को की देख रेख में, उसी की रखवाली करने के लिए एक नया विभाग बनाया था, नमक का विभाग। लोग टैक्स से बचने के लिए चोरी छिपे नमक का कारोबार करने लगे थे। ऐसे में नमक विभाग में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो रहा था, क्योंकि एक यह बड़ा मुनाफे का डिपार्टमेंट बन गया था लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो इसमें नौकरी करते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो गैरकानूनी तरीके से नमक का व्यापार करते और उनसे फिर ये रिश्वत लेते थे, क्योंकि वे मोटी रिश्वत लेकर चोरी छिपे गैरकानूनी काम करने देते थे। अब तो दूसरे विभागों से भी लोग नौकरी छोड़कर नमक के विभाग में नौकरी करना चाहते थे ताकि वे अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी सरकार ने नमक बनाने पर रोक लगा दी और ये कहा कि नमक बनाएगी तो अंग्रेजी सरकार बनाएगी और वो लोगों को बेचेगी। तो कुछ लोगों ने चोरी छिपे नमक बनाकर बेचना शुरू कर दिया और उनकी इस साठगांठ में जो नमक विभाग के जो कर्मचारी थे वो भी शामिल होते और फिर वो मोटी रिश्वत मिलती थी उनको, ठीक है। तो ऐसा ही एक ऐसे समय में एक गरीब घर का लड़का, नाम था उसका वंशीधर, नौकरी की तलाश में था और उसे भाग्यवश नमक के विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई। जिस नौकरी को बड़े बड़े लोग भी तरसते थे कि हमें यह नौकरी मिल जाए, उस बाई चांस या जैसे भी उस लड़के को ये मिल जाती है। उस लड़के का नाम था वंशीधर। उसमें किस पोस्ट में मिली? नमक का दरोगा। ये एक तरीके से इंस्पेक्टर ही होता है, यही देखना है उसका काम था कि कोई चोरी छिपे नमक तो नहीं बना रहा। वंशीधर के पिता बूढ़े मुंशी को बड़ी खुशी हुई कि भाई बेटे की नौकरी लग गई।
और वो भी ऐसे डिपार्टमेंट में जिसमें ऊपर की कमाई है। उसके पिता ऊपर की कमाई को अच्छा मानते थे कि नौकरी जो तनख्वाह है वो तो ईद वो तो एक चांद की तरह होता है, जिस प्रकार से चांद घटता 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 रहे खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से जो तनख्वाह है वो भी आदमी की घटती घटती रहती है। और अगर ऊपर की कमाई ना हो तो घर में खुशी नहीं आ सकती है, घर में पैसा नहीं बच सकता। तो उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा ऊपर की कमाई अर्थात रिश्वत से पैसा कमा कर लाएगा और इससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। बेटी अब थी उसकी, उसको उनकी शादी करनी थी। तो इस बात से उसको ये था कि भाई अभी तो रिश्वत की पैसे आया करेंगे घर में। लेकिन वंशीधर ने अपने पिता को साफ मना कर दिया कि भाई वह केवल ईमानदारी से नौकरी करेगा और कभी भी रिश्वत नहीं लेगा। इस बात पर जो बूढ़े मुंशी थे यानी कि उनके पिता थे, वो अपने बेटे से नाराज हो जाते। तो आपको समझ में आया कि पिता और बेटे के बारे में बताया है। पिता लालची है, ये चाहता है कि रिश्वत ले उसका बेटा, ऐसी इस विभाग में नौकरी मिल गई है जिसमें रिश्वत मिल सकती है तो लेनी चाहिए इसको, जबकि बेटा कहता था नहीं मैं तो ईमानदारी से काम करूंगा। अब आगे क्या होता है, अब उसको नौकरी उसकी लग चुकी थी नमक के दरोगा की। एक बार सर्दी के दिनों में वंशीधर अपनी ड्यूटी पर तैनात था और उसके साथ उसके कुछ जो नौकर थे, साथ में और कर्मचारी होते हैं, वो भी उसको मिले हुए थे। और उसके पास में बहने वाली यमुना नदी के नाव से बने पुल पर से कुछ बैलगाड़ियां गुजरने की आवाज़ आई। मतलब पास में क्या थी, यमुना नदी थी। यमुना नदी के ऊपर नाव का पुल बनाया हुआ था और उस पुल पर बैलगाड़ी गुजरने की आवाज़ आई। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसे वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार दिखाई दी, कई गाड़ियाँ थी उसमें। तो उसने उनको डांट के पूछा कि भाई इसमें क्या है। पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन जब उसने थोड़ा सा टटोला तो पता चला कि इसमें तो नमक भरा हुआ है। और उन्होंने डांट के पूछा कि भाई ये किसकी गाड़ियाँ हैं, तो पता चला कि ये प्रतिष्ठित जमींदार, उस इलाके के जो प्रतिष्ठित जमींदार थे पंडित आलोपदीन की हैं। ठीक है, उसने कहा कि आलोपदीन को बुलाओ और उसको बुलाया गया। पहले तो ये साबित हो ही चुका था कि इसमें नमक है और वो गैर कानूनी है। अगर इस बात का लोगों को पता चल जाता तो आलोपदीन की बहुत बेइज्जती होती और उसका जो नाम है समाज में वो खराब हो जाता। इसीलिए वंशीधर पंडित आलोपदीन ने कहा कि भाई आप इस मामले को यहीं पे दबा दें और मैं आपको अच्छे पैसे दे दूंगा। लेकिन वो नहीं माना, पैसे उसने और बढ़ा दिए कि मैं और दे दूंगा, नहीं माना, और बढ़ा दिए। 25,000 तक की रिश्वत वो देने के लिए तैयार होगा। उस टाइम की बात है जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। 25,000 आज भी बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उस टाइम तो 25 लाख के बराबर रहा होगा। तो 25,000 की रिश्वत से भी वंशीधर नहीं माना कि नहीं भाई आपने गैर कानूनी काम किया है, आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा, या मैं आपको तो मजिस्ट्रेट के सामने जाना ही पड़ेगा, आपके ऊपर तो जो है कानूनी कार्रवाई होगी। आलोपदीन उसने देखे कि भाई ये आदमी तो किसी भी तरीके से नहीं मान रहा, पता नहीं कैसा आदमी है ये, लालच भी नहीं है इसमें, रिश्वत भी नहीं ले रहा। तो आलोपदीन बेहोश और गिर गया। और अगले दिन सभी जब सुबह हुई तो सभी लोगों को आलोपदीन के कार्यों का पता चला। लेकिन फिर क्या था, आलोपदीन को मजिस्ट्रेट के सामने केस उसके ऊपर दर्ज हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने उसको लाया गया। लेकिन आलोपदीन ने भी अपने बचाव में बहुत सारे जो वकील थे, वकील क्योंकि पैसे वाले आदमी था वो, और सारे आसपास के वकील उसको अच्छे से जानते थे, तो वकीलों ने उसको उसको बचा लिया। और वकीलों ने ये साबित कर दिया कि आलोपदीन बेगुनाह है और वंशीधर ने ही इसको बेवजह परेशान किया। तो मजिस्ट्रेट ने भी वंशीधर को ही डांट कर कहा कि आइंदा आपको किसी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको बेवजह परेशान नहीं करना, क्योंकि कोई गवाह वगैरह मिला नहीं था। और आलोपदीन को रिहा कर दिया गया। अब आलोपदीन आज़ाद था और उसने अपनी पहुंच के दम पर वंशीधर को नौकरी से निकलवा दिया। उस टाइम तो वो ड्यूटी पे था, इसलिए उसकी बात माननी पड़ी उसको। लेकिन बाद में आलोपदीन ने अपनी पहुंच के दम पर उसको नौकरी से निकलवा दिया। और वंशीधर के पिता, अब क्योंकि वंशीधर ने अपनी ईमानदारी ज़्यादा ईमानदारी दिखाई
और बेचारा नौकरी से हाथ धो बैठा। इस बात का उसके जो पिता है वो उसको बड़ा गुस्सा आया कि तूने बेकार में इतने बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ले ली, अब हम तो हमारा यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा है, नौकरी गई वो अलग। तो बंशीधर के जो पिता हैं उसने उसको बड़ा डांटा। तो एक दिन आलोक दिन वंशीधर शाम के समय क्या होता है कि आलोक दिन वंशीधर के घर जाता है और वंशीधर सोचता है कि भाई ये अपना बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि अब तो वो अफसर नहीं रहा, उस टाइम तो वो अफसर था, ड्यूटी पे था। लेकिन आलोक दिन ने वंशीधर को उसकी ईमानदारी से खुश होकर ये कहा कि भाई आप मेरे ऊपर एक एहसान करना, और एहसान ये कि मैं आप मेरी एक नौकरी स्वीकार कर लो। किसने कहा ये कहा आलोक दिन ने वंशीधर को, क्योंकि अब वो बेरोजगार हो चुका था। उसने कहा कि उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसने कहा कि मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है कि जो धन का लालची ना हो। मेरे पास लोग तो बहुत हैं लेकिन सभी लोग धन के लालची हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में आप ही ऐसे आदमी मिले कि जिसको धन का बिल्कुल भी लालच नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो सारी जायदाद है उसका वो बन जाए, मैनेजर बन जाए, मतलब उसकी देख रेख आप करें, और इसके बदले में आपको अच्छा वेतन भी मिलेगा और उसके साथ साथ हर सुविधा भी आपको मिल जाएगी। तो वंशीधर को बड़ी खुशी हुई, उसके पिता को भी बड़ी खुशी हुई, और उसने उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से यही सीख मिलती है हमें कि ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ होती है। हो सकता है कि ईमानदार व्यक्ति को कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन ईमानदार व्यक्ति के सामने या उसकी ईमानदारी के सामने हर बुरे व्यक्ति को भी झुकना पड़ता है, जिस प्रकार से पंडित आलोक दिन को झुकना पड़ा था। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर दोबारा से इस कहानी को सुन ले। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिख दीजिए। अच्छी लगी तो भी और ना लगी तो भी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की हमारी जो पढ़ाई है वो यूट्यूब के माध्यम से ही होगी, और इसमें आपको इस सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब जब आप कर ले इस बात का ध्यान रखें, बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, तो आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।